हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्लोबल एकेडमी। इस वीडियो में हम 73rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। सबसे पहले हम इसकी कुछ बैकग्राउंड देखते हैं कि पंचायत राज सिस्टम इसकी शुरुआत कब हुई थी। तो सबसे पहले जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ 1947 में, तो उसके बाद से ही पंचायत राज सिस्टम की बातें चल रही थी। तो सबसे पहले इसको जो रिकमेंड करने वाली कमेटी थी, दैट वाज बलवंत राय मेहता कमेटी। इसने रिकमेंड किया था कि विलेज लेवल पर एक अथॉरिटी हो, एक गवर्नमेंट हो, उसके बाद तहसील लेवल पर और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक गवर्नमेंट हो जो कि ग्रास रूट लेवल पर लोगों के काम कर सकें, और उसी को बाद में जो है पंचायत राज का नाम दिया गया। तो ये सबसे पहले इसको रिकमेंड किया था इंडिया में बलवंत राय मेहता कमेटी ने। उसके बाद जो रिकमेंडेशन ऑफ एल.एम. सिंघवी कमेटी 1986, ये भी एक कमेटी थी जिसने रिकमेंड किया था पंचायत राज सिस्टम को, और इसी की रिकमेंडेशंस को बाद में 73rd अमेंडमेंट के थ्रू इस रिकमेंडेशंस को पास किया गया। यानी आज जो 73rd अमेंडमेंट एक्ट जो बिल पास किया गया था, इट वाज रिकमेंडेड ऑन द बेसिस ऑफ एल.एम. सिंघवी कमेटी। तो ये दोनों कमेटीज़ को आपने याद रखना है। अब हम देखते हैं कि 73rd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीज़ें नई ऐड की गई। तो एक तो किया गया पार्ट 9 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऐड किया गया। उसके अलावा एक आर्टिकल ऐड किया गया 243, और इसके कुछ पार्ट्स 243 टू 244O ये ऐड किया गया नया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। और ऐड किया गया 243G, ये भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐड किया गया, जिसमें कि पंचायत राज को कुछ अथॉरिटीज़ दी गई ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट्स जिसके ऊपर वो काम करेंगे। उसके अलावा एक नया शेड्यूल ऐड किया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, 11th शेड्यूल, जिसमें कि 29 सब्जेक्ट ऐड किए गए जिनके ऊपर कि पंचायत वगैरह फंक्शन करेंगे। तो ये कुछ नए आर्टिकल्स, नया पार्ट और नया शेड्यूल ऐड किया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर थ्रू दिस 73rd अमेंडमेंट एक्ट। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ये क्यों लाया गया, इसका पहले भी कहीं बात हुई है इस पंचायत राज सिस्टम की, या डायरेक्ट आज ये लागू किया गया, ये हम थोड़ा देखते हैं। तो सबसे पहले जो पंचायत राज की बात है, ये ऑलरेडी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसकी बात हुई है इन आर्टिकल 40 ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में। वहाँ क्या कहा गया है इस आर्टिकल के अंदर कि द स्टेट shall take steps to organize village panchayats and endue them with such powers and authority as may be necessary to enable them to function as a units of self government। तो इसमें क्या कहा गया कि स्टेट जो है, स्टेट गवर्नमेंट कुछ ऐसे नेसेसरी स्टेप्स उठाए जिसके थ्रू विलेज लेवल पंचायत्स बनाई जाएं, ताकि उनको कुछ पावर्स दी जाएं जिन पावर्स के थ्रू वो अपनी एक छोटी सी सेल्फ यूनिट्स ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट बनाएं और वो ग्रास रूट लेवल पर लोगों के काम कर सकें। तो ये ऑलरेडी मेंशन था आर्टिकल 40 में। लेकिन डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ये एक ऐसा पार्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दैट इज़ नॉट जस्टिसेबल पार्ट। यानी अगर ये जो डायरेक्ट प्रिंसिपल के अंदर जितने भी आर्टिकल्स आते हैं, अगर स्टेट उनको इम्प्लीमेंट ना करें तो हम उनको कानून के ज़रिए से उनको इम्प्लीमेंट नहीं करवा सकते हैं। तो इसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए बाद में इसको जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लाया गया, इसको एक अलहदा से एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इंसर्ट किया गया। अब इसको जो है जस्टिसेबल पार्ट बनाया गया। तो इस अमेंडमेंट के थ्रू अब इस पंचायत राज सिस्टम को जस्टिसेबल पार्ट बनाया गया। यानी पहले अगर स्टेट्स इंप्लीमेंट करती या ना करती वो उनको अपनी मर्जी थी, लेकिन अब ये जो अमेंडमेंट हुई है इसके थ्रू अब स्टेट्स को, इनके ऊपर एक ऑब्लिगेशंस है, ऑब्लिगेशन अपॉन द स्टेट्स, कि वो इस पंचायत राज सिस्टम को एज पर पार्ट 9 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इसको अब इम्प्लीमेंट करना है, वरना स्टेट को जो है कोर्ट में जाना पड़ेगा, कोर्ट का सामना करना पड़ेगा। तो ये इस अमेंडमेंट के थ्रू ये नई चीज़ आई। उसके अलावा स्टेट्स को मज़ीद ये थोड़ी सी अथॉरिटी दी गई कि जब भी उनको पंचायत राज सिस्टम इम्प्लीमेंट करना है अपनी स्टेट के अंदर, तो वहाँ की जोग्राफिकल कंडीशन, पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेशन कंडीशन को देखते हुए इसको पंचायत राज सिस्टम को अडॉप्ट कर सकते हैं। तो ये थी इसकी कुछ सिग्निफिकेंस। ये आपको याद रखना है कि इट वाज ऑलरेडी मेंशन्ड इन आर्टिकल 40 ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब ये जो पंचायत राज सिस्टम नया आया, इट इज़ बेस्ड ऑन 3 टायर सिस्टम। ये इट प्रोवाइड से 3 टायर सिस्टम ऑफ पंचायत राज। ये आपको याद रखना है, 3 टायर सिस्टम है इसका। विलेज लेवल पर एक तो विलेज लेवल पंचायत होगी, दूसरी ब्लॉक लेवल पंचायत होगी, और तीसरी होगी डिस्ट्रिक्ट लेवल पंचायत। इस ब्लॉक लेवल पंचायत को इंटरमीडिएट लेवल भी कहा जाता है, ये आपको आगे
ये वर्ड आगे आएगा, ये आपको याद रखना है। अब जो आर्टिकल इस कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू इंसर्ट हुए हैं, अब हम इन तमाम आर्टिकल्स को बारी बारी डिस्कस करेंगे कि इस 73rd अमेंडमेंट के थ्रू जो नए आर्टिकल्स हैं उनके अंदर अब क्या क्या इस पंचायत राज के अंदर आया है। सबसे पहले 243A, जिसमें बताया ग्राम सभा की बात की गई है, यानी एक ग्राम सभा होनी चाहिए जो जिसका काम क्या हो, उसको कुछ पावर्स दी जाएं और वो कुछ काम करे, कुछ फंक्शंस परफॉर्म करे, और इसको वही काम दिए गए हैं जो कि एक लेजिस्लेचर स्टेट लेवल पर करती है, वही काम जो है एक ग्राम सभा एट विलेज लेवल काम करे। तो इनको ये अथॉरिटी दी गई है टू परफॉर्म द वेरियस फंक्शंस। और ये ग्राम सभा, ये चीज़ है क्या ये ग्राम सभा? ग्राम सभा मीन्स ए बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ पर्सन रजिस्टर्ड इन इलेक्टोरल रोल, यानी जो इलेक्टोरल रोल आता है उसके अंदर जितने भी लोग रजिस्टर्ड होंगे, यानी जितने भी लोग एलिजिबल होंगे वोट डालने के लिए, वो तमाम लोग, उनको ग्राम सभा का नाम दिया गया, उनको ग्राम सभा कहते हैं। और वही जो है इस विलेज लेवल पंचायत के अंदर अलग अलग उनको एक्सरसाइज की गई हैं, पावर्स एंड परफॉर्म फंक्शंस उनको दिए गए हैं, और ये वो काम करेंगे जो कि लेजिस्लेचर एक स्टेट लेवल पर करता है। तो ये आपको याद रखना है कि ये ग्राम सभा को ये इख्तियार आर्टिकल 243 के थ्रू दिए गए हैं। और ये आपको याद रखना है कि ग्राम सभा होती क्या है, ये भी क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर 243B। तो 243B के थ्रू क्या कहा गया कि इसमें जो है ये इख्तियार दिया गया है स्टेट को कि वो एक विलेज लेवल, एक तो पंचायत बनाए, एक विलेज लेवल पर, इंटरमीडिएट लेवल पर और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। तो इस आर्टिकल के थ्रू ये पंचायत वगैरह बनानी है। उसके बाद जो इंटरमीडिएट लेवल है, इंटरमीडिएट लेवल यानी आपको याद रखना है, एग्जाम में कभी पूछ लेंगे कि ये जो बात की गई है विलेज पंचायत, इंटरमीडिएट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो पंचायतें बनानी है, ये किस आर्टिकल के थ्रू बताया गया है? तो ये आर्टिकल 243B के थ्रू बताया गया है। तो उसमें एक चीज़ आपको याद रखनी है कि ये जो बीच वाला है यानी इंटरमीडिएट लेवल है, इसमें बताया गया है कि जो भी स्टेट्स जिनकी 20 लाख से कम पॉपुलेशन है वो इस इंटरमीडिएट लेवल को अडाप्ट कर भी सकते हैं या इसको नहीं भी कर सकते हैं। इनको अपनी मर्जी है कि वो डायरेक्ट सिर्फ 2 टायर सिस्टम ही रख सकते हैं, एक विलेज लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल ही वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इंटरमीडिएट लेवल को वो ख़त्म भी कर सकते हैं। तो ये इनको अपनी मर्जी है इन स्टेट्स को जिनकी पॉपुलेशन 20 लाख से कम है। नेक्स्ट आर्टिकल 243C, इसमें बताया गया कि विलेज लेवल पर, इंटरमीडिएट लेवल पर और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो भी पर्सन्स जिनको इलेक्ट करना होगा, दे माइट बी इलेक्टेड थ्रू ए डायरेक्ट इलेक्शन, यानी एक डायरेक्ट इलेक्शन हो। इस डायरेक्ट इलेक्शन की बुनियाद पर जो मेंबर्स इलेक्ट हों, विलेज, इंटरमीडिएट और डिस्ट्रिक्ट लेवल के मेंबर्स, उनको इलेक्ट किया जाए। उसके अलावा ये भी बताया गया कि इन मेंबर्स के साथ साथ एक चेयरपर्सन भी इलेक्ट किया जाए। इसको जो कि ये जो चेयरपर्सन हो ये विलेज लेवल पर भी हो, उसके बाद इंटरमीडिएट लेवल पर भी हो, और यही चेयरपर्सन जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी हो। लेकिन जो विलेज लेवल का जो चेयरपर्सन है उसको भी डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू ही उसको इलेक्ट किया जाए। तो डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू यहाँ 4 चीज़ें आई। एक तो जो विलेज लेवल के जो मेंबर्स हैं वो इलेक्ट किए जाएं, इंटरमीडिएट लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल के जितने भी लोग हैं उनको डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू उनको इलेक्ट किया जाए। उसके अलावा चेयरपर्सन जो विलेज लेवल पंचायत का है उसको भी थ्रू डायरेक्ट इलेक्शन उसको इलेक्ट किया जाए। तो उसके अलावा जो चेयरपर्सन है पंचायत एट इंटरमीडिएट लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल, ये 2 चेयरपर्सन इनको इनडायरेक्ट इलेक्शंस के थ्रू उनको इलेक्ट किया जाए। यानी इनको कौन इलेक्ट कर सकता है? जो आगे जिन मेंबर्स को हम आगे चुनते हैं वो मेंबर्स जो हैं इन चेयरपर्सन्स को, चेयरपर्सन एट इंटरमीडिएट लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल, इनको आगे चुन सकते हैं। तो ये है इन आर्टिकल 243C। नेक्स्ट हो गया आर्टिकल 243D। इसमें रिजर्वेशन की बात की गई है कि जो भी मेंबर्स हैं, चाहे विलेज लेवल के मेंबर्स हों या चेयरपर्सन्स हों, उनके लिए एक स्पेशल रिजर्वेशन हो। वो शेड्यूल कास्ट के लिए भी रिजर्वेशन हो और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए भी लेवल हो, और ये तीनों लेवल पर इनके लिए रिजर्वेशन हो। और ये रिजर्वेशन कैसे रखनी है
ये रखनी है ऑन द बेसिस ऑफ कि वहाँ जो है कितनी परसेंटेज उनकी पॉपुलेशन है, उस बुनियाद पर उनकी रिजर्वेशन रखनी है। फॉर एग्जांपल मान लो किसी विलेज के अंदर 50% जो है शेड्यूल कास्ट हैं, तो वहाँ जो रिजर्वेशन होगी सीट्स की वो 50% विल बी फॉर शेड्यूल कास्ट। अगर 30% वहाँ जो लोग हैं वो शेड्यूल ट्राइब से रिलेटेड हैं, तो उनके लिए जो है 30% जो रिजर्वेशन होगी सीट्स की वो शेड्यूल ट्राइब के लिए हो, तो दैट विल बी प्रोपोर्शन ऑन द बेस ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, यानी जितने लोग उस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं उतनी ही वहाँ रिजर्वेशन होनी चाहिए, शेड्यूल कास्ट के लिए भी और शेड्यूल ट्राइब के लिए भी। उसके अलावा और एक रिजर्वेशन रखी गई है कि जो टोटल सीट्स हैं उनका 1/3 जो है वो होना चाहिए फीमेल मेंबर्स के लिए एट ऑल द 3 लेवल्स, यानी रिजर्वेशन ऑफ 1/3 ऑफ सीट्स ऑफ बोथ मेंबर्स एंड चेयरपर्सन फॉर वुमेन एट ऑल द 3 लेवल्स, यानी जो चेयरपर्सन हूँ और मेंबर्स हूँ उनके लिए उसका जो तीसरा हिस्सा हो 1/3 हो दैट माइट बी रिजर्व फॉर द वुमेन, और ये तीनों लेवल पर होना चाहिए। नेक्स्ट आर्टिकल है 243E, इसमें ड्यूरेशन बताई गई है पंचायत की कि हर पंचायत जो है 5 साल के लिए काम करे, लेकिन अगर किसी वजह से कोई पंचायत जो है डिसॉल्व होती है, किसी भी वजह से डिसॉल्व होती है, तो वो अगले 6 माह के अंदर अंदर वहाँ फ्रेश इलेक्शन कराए जाएं। लेकिन जो वहाँ नई पंचायत जब इलेक्शन हो तो उसको जो है जो बचा हुआ टाइम पीरियड है उसी के लिए उतने ही टाइम पीरियड तक वो काम कर सकती है। फॉर एग्जांपल मान लो एक पंचायत इलेक्ट हुई, उसने 1-2 साल तक उसने काम किया था, 2 साल के बाद जो है वो पंचायत जो है डिसॉल्व हो गई। अब उस पंचायत को 3 साल रहे थे काम करने के लिए, अब जब नए इलेक्शन होंगे तो ये जो नई पंचायत होगी वो सिर्फ अगले 3 साल तक ही काम कर पाएगी, तो अगले 3 साल के बाद फिर से दोबारा नए इलेक्शन होंगे। जैसे कि स्टेट में होता है वैसा नहीं होता। स्टेट में क्या होता है, अगर कोई असेंबली डिसॉल्व हो जाती है तो उसके बाद फ्रेश इलेक्शन होते हैं और वो असेंबली जो है अगले 5 साल तक काम कर सकती, लेकिन पंचायत लेवल पर ऐसा नहीं है। ये जो है इनका टाइम पीरियड जो है फिक्स होता है, जो फर्स्ट टाइम जब इलेक्शन होते हैं उसके बाद जो उनके लिए 5 साल अगले फिक्स होते हैं, अगर बीच में कोई डिसॉल्व भी हो जाती है तो अगले बचे हुए पीरियड तक ही उनको चुना जाता है। तो ये है ड्यूरेशन ऑफ पंचायत। नेक्स्ट हो गया 243F, तो इसमें एज की बात की गई है कि मिनिमम एज जो है इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए क्या हो, तो इसके लिए बताया गया है एनी पर्सन हु इज़ 21 ईयर्स ऑफ ओल्ड ही इज़ एलिजिबल टू कंटेस्ट द इलेक्शन इन पंचायत राज, तो वो जो है इलेक्शन जो है लड़ सकता है। जैसे कि इसमें बाकी चीज़ों के लिए है, असेंबली की अगर बात की जाए लोकसभा के लिए 25 ईयर्स रखी गई है, राज्यसभा के लिए 30 ईयर्स हैं और प्रेसिडेंट के लिए 35 ईयर्स हैं, लेकिन पंचायत राज के लिए जो एज है वो फिक्स की गई है 21 ईयर्स। तो उसके अलावा डिस्क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप रेफर्ड, अगर मान लो किसी मेंबर की डिस्क्वालिफिकेशन भी हो जाती है तो उसको जो है एक प्रॉपर चैनल के थ्रू हायर अथॉरिटीज़ को उसको रिकमेंड करना है। उसके बाद जो स्टेट लेजिस्लेचर हो अकॉर्डिंग टू लॉ उसको जो है उसको डिस्क्वालीफाई कर सकता है, उसके बाद फिर दोबारा इलेक्शन वहाँ करवाए जा सकते हैं। नेक्स्ट हो गया 243G। 243G क्या है, पावर्स एंड अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ पंचायत, यानी जो पंचायत हैं अब इनको पावर्स किन किन फील्ड के अंदर इनको पावर्स हैं, इनके अंदर क्या क्या पावर्स हैं, इनको क्या क्या अथॉरिटीज़ हैं, वो 243G में बताया गया है। इसको हम और आगे थोड़ा सा मैं डिस्कस करूंगा कि वो कौन कौन से फील्ड्स हैं, वो कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं जो पंचायत राज के अंडर आते हैं और जिसके जहाँ इनको फंक्शन करना है, जहाँ पे इनकी अथॉरिटी है, वो हम आगे और डिस्कस करेंगे। तो यहाँ आपको सिर्फ याद रखना है कि 243G के अंदर इनको पावर्स दी गई, पावर अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी गई हैं। और ये जो है लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट में बाय लॉ एंड्यू पंचायत विद सच पावर्स एंड अथॉरिटी एज मे बी नेसेसरी टू एनेबल देम टू फंक्शन एज इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। तो यहाँ स्टेट लेजिस्लेचर ने पंचायत को कुछ इख्तियार दिए गए हैं कि वो उस तरीके से काम करें जैसे एक सेल्फ गवर्नमेंट होती है, उस तरीके से अलग अलग फील्ड्स के ऊपर ये काम करे। तो ये हो गया आर्टिकल 243G। इसकी मैं आगे और बताऊंगा कि इसके अंदर क्या क्या पावर्स हैं और किस किस के ऊपर इनकी अथॉरिटीज़ हैं। नेक्स्ट हो गया 243H। तो इसमें क्या बताया गया है, लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट में बाय लॉ ऑथराइज द पंचायत टू लेवाई कलेक्ट एंड अप्रोप्रिएट सच टैक्सेस ड्यूटीज एंड टॉल्स एंड फी, यानी यहाँ पंचायत जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो पंचायत को ये
बाय लॉ उनको अथराइज करे कि वो अपनी मर्जी से जो भी टैक्सेस हैं, ड्यूटीज़ हैं या फ़ी वगैरह है वो अपनी मर्जी से कलेक्ट कर सकते हैं और उनको जो है आगे जो है उनको मुनासिब जगहों पर वो इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये अथॉरिटीज़ दी गई है 243H के थ्रू पंचायत को। नेक्स्ट हो गया 243I। 243I के थ्रू क्या बताया गया कि जो भी इलेक्शन हो पंचायत राज सिस्टम के, ये एक प्रॉपर चैनल के थ्रू हों और इसके लिए स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाया जाना चाहिए। ये बताया गया है कि एक स्टेट इलेक्शन कमीशन हो जो कि प्रॉपर तरीके से इनके इलेक्शन करवाए, जिनके बहुत सारे काम हैं जैसे इलेक्शन करवाना, मशीनें लाना, उसके बाद अनाउंसमेंट वगैरह, ये तमाम चीज़ें ये एक स्टेट इलेक्शन कमीशन करे। तो और ये जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है इसका एक हेड हो, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो, इलेक्शन कमिश्नर इसका हेड हो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर का, और इसको अपॉइंट करता है गवर्नर। तो ये आपको याद रखना है इसको, यानी पंचायत राज सिस्टम के जो इलेक्शन है इसको कंडक्ट करने वाली जो अथॉरिटी है दैट इज स्टेट इलेक्शन कमीशन, और इसका जो हेड होता है वो होता है इलेक्शन कमिश्नर, और दैट इलेक्शन कमिश्नर इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। उसके अलावा एक स्टेट फाइनेंस कमीशन भी होना चाहिए जो कि हर 5 साल के बाद जितनी भी फाइनेंशियल पोजीशन है पंचायत की, यानी जब जो स्टेट एलोकेट करती है फंड्स पंचायत के लिए, जो भी फंड्स वगैरह आती हैं उनको एलोकेट करना और उनको प्रॉपर जगहों पर यूज़ करना, कितनी फ़ंड्स आनी चाहिए, कितनी फ़ंड्स को इम्प्लीमेंट करना है वो तमाम, और ताकि वो अपनी फाइनेंशियल पोजीशन उसको बेहतर कर सकें, वो तमाम चीज़ें उसके लिए फाइनेंस कमीशन बनाई जानी चाहिए। और ये इस आर्टिकल के थ्रू कहा गया कि एक स्टेट फाइनेंशियल कमीशन भी बनाया जाए और ये हर 5 साल के बाद बनाया जाए ताकि वो वहाँ की जितनी भी फाइनेंशियल पोजीशन को हो उनको देख सके। तो उसके बाद जो 243G जो मैंने आपको पहले कहा था कि इसके हम दोबारा से आगे डिस्कस करेंगे, एक कुछ प्रोविजंस लाए गए थे 11th शेड्यूल, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था एक 11th शेड्यूल लाया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 29 सब्जेक्ट्स बताए गए हैं, जिन सब्जेक्ट्स के अंदर थ्रू आर्टिकल 243 पंचायत वगैरह इन 29 सब्जेक्ट्स के ऊपर काम करेंगी। ये 29 सब्जेक्ट्स दे आर कंटेंट इन द 11th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ 243G के थ्रू इन 29 सब्जेक्ट्स के ऊपर काम करने के लिए इनको पावर्स, अथॉरिटीज़ और रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी गई हैं पंचायत के। अब देखते हैं कि ये 29 सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं। तो ये हैं एग्रीकल्चर इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर एक्सपेंशन, लैंड इंप्रूवमेंट, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लैंड रिफॉर्म्स, लैंड कंसोलिडेशन एंड सॉइल कंजर्वेशन, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी एंड पोल्ट्री, फिशरीज इंडस्ट्रीज, माइनर इरिगेशन, वाटर मैनेजमेंट, वाटरशेड डेवलपमेंट। देन इनके आप स्क्रीनशॉट लेते रहें, इनको आपने 1, 2, 3 बार पढ़ना है। इनमें से कभी कभी पूछा जाता है कि क्या ये इसके जो शेड्यूल है 11th शेड्यूल है पंचायत राज सिस्टम के लिए, क्या इसमें ये इंक्लूड है या नहीं है। उसके अलावा जो है इसमें सोशल फॉरेस्ट्री एंड फार्म फॉरेस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इन विच फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज इन्वॉल्व, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, सेफ वाटर फॉर ड्रिंकिंग, खादी विलेज एंड कटेज इंडस्ट्रीज, रूरल हाउसिंग, शोल एंड फूडर। देन rural electrification including distribution of electricity, road culverts, bridge, ferries, waterways and other means of communication, education including primary and secondary educations, non-conventional source of energy, technical training and vocational education, then adult and non-formal education, public distribution system, maintenance of community assets, then welfare of weaker sections of in particular of the scheduled caste and scheduled tribes, social welfare including welfare of the handicapped and mentally retarded, then family welfare, women and child development, market fairs, health and sanitation including hospitals, primary health center and dispensaries, then cultural activities, libraries, poverty alleviation programs। तो ये तमाम जो है 11th शेड्यूल के अंदर इनको लाया गया है और ये तमाम जो है पंचायत के थ्रू यहाँ इनके ऊपर ये वर्कआउट कर सकते हैं। इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट द सब्जेक्ट कवर्ड अंडर 11th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर मेड टू इंश्योर डेवलपमेंट ऑफ द रूरल एरियाज, यानी इन तमाम सब्जेक्ट्स के ऊपर जो है पंचायत राज सिस्टम ने इनके ऊपर डेवलपमेंटल वर्क्स करने हैं। तो ये था 73rd अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मुझे उम्मीद है मैंने काफ़ी बिल्कुल इजी लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश की। मुझे उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा। आप कमेंट करके बताएं आपको ये कैसा लगा। अगर इसमें कुछ और चेंजेस वगैरह लानी हो तो मैं उसमें फिर दोबारा काम कर सकता हूँ, लेकिन फ़िलहाल मैंने पूरी कोशिश की कि बहुत ईजी लैंग्वेज में इसको मैंने आपको समझाया है। ओके, थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक। और मैंने कोशिश की है कि 73rd
एक्ट में इसमें लगभग हर चीज़ मैंने इसको इंक्लूड करने की कोशिश की है, जो भी यानी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें हर एक चीज़ इसमें इंक्लूड की गई है। ओके, थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू ऑल।